सो हेलो स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बिल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बिल में मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दो बिल मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज जो बिल हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है, एक मनी बिल, एक फाइनेंस बिल, है ना। और हिंदी में इसको धन विधेयक और वित्त विधेयक बोलते हैं। इस दोनों में क्या अंतर होता है, इससे जुड़ा हुआ है, इसका प्रावधान क्या है, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। इस बिल को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक एक करके हम लोग दोनों में बात करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मनी बिल। मनी बिल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक मनी बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 110 में आता है। अब समझिएगा, अभी तक जो हम लोग बिल पढ़े हैं, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिएगा, बिल का जो सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया होगा शुरू से कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से कीजिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। अभी मैं ज्वाइंट सेशन से सबको फिर क्या करूंगा, ज्वाइंट करूंगा सबको। मतलब ज्वाइंट सेशन से ज्वाइन करना, मतलब ज्वाइंट सेशन से सबको मैं तुलना करूंगा कि इसमें ज्वाइंट सेशन होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, जैसे मैं शुरू से बताते चल रहा हूँ, है ना। तो शुरू से स्टार्टिंग से आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए, मनी बिल नाम पे ही जाओ। क्या है मनी? मतलब धन, है ना, पैसे से रिलेटेड। मतलब मनी बिल किस बिल को कहते हैं? तो मनी बिल ऐसा बिल जो कि धन से रिलेटेड होगा, मनी से रिलेटेड होगा, मतलब टैक्स से रिलेटेड होगा। टैक्स का कहीं पे रेट बढ़ाना है, घटाना है ना, कोई टैक्स को इम्पोज करना है, नया टैक्स अगर लाएंगे, जैसे जीएसटी है, जैसे मैंने आपको पिछला क्लास में एग्जांपल दिया था कि जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। लेकिन जीएसटी तो अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब जीएसटी में अगर हम कोई बदलाव करेंगे, जीएसटी को कहीं पे या कोई चीज को जीएसटी में जोड़ेंगे, या किसी का परसेंटेज घटाएंगे, रेट घटाना, या कुछ भी इस तरह का काम करना है, टैक्स से रिलेटेड हो जाएगा, पैसे से रिलेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हमको फिर मनी बिल लाना पड़ेगा। तो ऐसे जीएसटी फिर क्या हो जाएगा, मनी बिल। तो जीएसटी मनी बिल भी है। अब जीएसटी को चेंज करके हम लोग नया टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर से हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो टैक्स से रिलेटेड जो होगा, रेट को बढ़ाना है, रेट को घटाना है, कहीं इम्पोज करना है, इस तरह का चीज अगर किया जाएगा जो पैसे से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बिल। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछता है? सवाल ये नहीं पूछता है, सवाल अब पूछता है ये, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका ये किस तरीके से पास होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, मनी बिल किस हाउस में प्रेजेंट होता है? अभी तक जो हम लोग दोनों बिल पढ़े हैं, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। मनी बिल अगर पूछेगा ये किस हाउस में पेश होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहां से सवाल आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसी भी हाउस में पेश नहीं हो सकता है। मतलब पिछला जो दो बिल हम लोग पढ़े हैं उससे ये थोड़ा क्या है, अलग है, इसका प्रोसेस क्या है, अलग है। ये बिल हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बिल का जो फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट हाउस हमेशा कौन होगा, तो याद रखिएगा लोकसभा। मतलब लोकसभा ही फर्स्ट हाउस होगा, सेकंड हाउस लोकसभा नहीं हो सकता। जबकि एग्जाम में फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस मैंने क्लियर किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो नए होंगे वो पिछला वाला वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको क्लियर होते चलेगा। फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट हाउस जहां पे बिल पेश होता है, तो मनी बिल में हमेशा फर्स्ट हाउस लोकसभा ही रहेगा। इसका मतलब ये बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, ये राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, पेश नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाएगा नहीं, जाएगा, ये बिल राज्यसभा में भी जाएगा, लेकिन उसको कहां पे रखा जाएगा, तो उसको रखा जाएगा लोकसभा में। तो मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं होता है। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत पूछता है एग्जाम में। जब क्वेश्चन पूछेगा मनी बिल किस हाउस में प्रेजेंट होगा, आप लोकसभा को टिक कर देना। ऑर्डिनरी बिल किस हाउस में प्रेजेंट होगा, तो एनी हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस हाउस में, तो एनी हाउस, किसी भी हाउस में। लेकिन मनी बिल किस हाउस में, तो लोकसभा में। इसको दिमाग में बैठा लेना। तो इसका मतलब लोकसभा में ये जब प्रेजेंट होगा तो वही कंडीशन से गुजरेगा। कौन सा कंडीशन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इसी कंडीशन से गुजरेगा। और जब इस तीनों कंडीशन से गुजर जाएगा तो आपको पता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, बिल का पहला क्लास जो था, पहला वीडियो जो होगा उसको आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या होता है।
और ये जो यहां से लोकसभा से पास होगा ये होगा सिंपल मेजॉरिटी से। किससे हो जाएगा? सिंपल, साधारण बहुमत से ये क्या होगा? पारित होगा। क्लियर है ना? तो आप ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाउस हमेशा कौन होगा? लोकसभा होगा। लोकसभा इसको साधारण बहुमत से, है ना, कौन सा बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब तो मुझे लगता है कि बहुमत में आपको दिक्कत नहीं आता होगा। आपने अगर पूजा मैम का क्लास किया होगा मेजॉरिटी वाला, तो अब दिक्कत नहीं आएगा, तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा फिर से। सिंपल मेजॉरिटी ये सब क्या होता है, उस वीडियो में सारा मेजॉरिटी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो चलो, तो सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा? साधारण बहुमत से क्या होगा? इस बिल को पारित किया जाएगा। लोकसभा में ये बिल को जब प्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में जब बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो राष्ट्रपति की सलाह पर, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर, मतलब राष्ट्रपति जब सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर मनी बिल को पेश किया जाता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, पूछता एग्जाम में कौन सा ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर पेश किया जाता है, तो मनी बिल। तो याद रखिएगा, ये किसके रिकमेंडेशन पर? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ये बिल को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो मनी बिल किस हाउस में प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। किसके रिकमेंडेशन पर पेश होता है? ऑप्शन में आएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, लोकसभा स्पीकर, ऐसा करके ऑप्शन में आएगा। तो आप किसको टिक कीजिएगा? प्रेसिडेंट को। तो मनी बिल राष्ट्रपति के सलाह पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, कहां पर? लोकसभा में। यहां तक क्लियर? अब ये बिल जो है ये यहां से पास होके कहा चला जाएगा? ये बिल यहां से पास होकर चला जाएगा राज्यसभा। मतलब राज्यसभा जो होगा वो क्या होगा? राज्यसभा जो होगा वो हमेशा कौन सा हाउस होगा? तो सेकंड हाउस होगा। ये फिक्स है। ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे ये फिक्स है कि राज्यसभा जो होगा वो हमेशा सेकंड हाउस ही होगा। इसका मतलब लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, राज्यसभा में क्या। अब देखिएगा, राज्यसभा जो है इस बिल को मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 14 डेज, 14 दिन तक ही रोक के रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा मैक्सिमम मनी बिल को कितना दिन तक रोक कर रख सकता है? तो 14 दिन। तो रोक के रखने का मतलब क्या है कि 14 दिन तक तो इसके पास है, और 14 दिन के भीतर इसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। बिल को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। और अगर 14 दिन के भीतर, अगर 14 डेज के अंदर इस बिल को पास नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ये राज्यसभा से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब इसमें राज्यसभा को कुछ नहीं करना होगा, 14 दिन में ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और अगर राज्यसभा पास करना चाहे तो वो 14 दिन के भीतर पास कर दे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना, उसको पास कर दे। किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी। अगर इसको पास करना होगा तो किस मेजोरिटी से करना होगा? सिंपल मेजोरिटी से करना होगा। क्लियर है ना? तो आप ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के पास इस बिल पर पावर नहीं के बराबर होता है, क्योंकि नहीं होता है। अब सवाल एक बनता होगा आपके मन में कि 14 दिन ही क्यों? इससे अच्छा राज्यसभा के पास जाता ही नहीं, डायरेक्ट लोकसभा से पास होता, राष्ट्रपति के पास चल जाता। इसको बेइज्जत करने के लिए क्यों रखा गया 14 दिन? ये ना चाहते हुए कुछ भी कर ले, पूरा विरोध कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर ले, 14 दिन के बाद ही पास हो जाएगा, अपने आप पास हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? इसका मैं 2 पक्ष रखता हूं, एक लोकसभा के पक्ष में, एक राज्यसभा के पक्ष में। देखो, लोकसभा जो होता है वहां पे सरकार बनता है। मैंने आपको बताया था कि किस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा, बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, किसका बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोकसभा डिसाइड करता है। और लोकसभा ही, वहां पे ही क्या होता है? सरकार बनता है। तो आप समझना, तो लोकसभा में मेजोरिटी किसका होगा? सरकार का। पर आप मुझे बताइए, बिल जो होगा, मनी बिल, जो पैसे से रिलेटेड बिल होगा, वो कौन लाएगा? सरकार लाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, देखिए समझिएगा, इसको इस तरीके से समझिए आप, पैसे की आवश्यकता किसको होगी? सरकार को। मतलब सरकार को वेलफेयर स्कीम चलाना है, कल्याणकारी योजना चलाता है, उसको सब्सिडी देना, उसको रोड बनाना, उसको बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो आप समझना, सरकार के पास बहुत सारा काम है। अब मनी बिल, ये ताकत सरकार के पास देखिए, लोकसभा के पास इसलिए दिया क्योंकि सरकार लोकसभा में बनता है, तो लोकसभा के पास यह ताकत है कि लोकसभा बिल को लाएगा। और लोकसभा बिल जब लाता है तो उसके विकास कार्य में विलंब ना हो,
लेट ना हो, इसलिए राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। अमूमन माना जाता है कि राज्यसभा में कौन बैठे होते हैं, ज्यादातर विपक्ष वाले ही हो बैठे। तो राज्यसभा अगर इसको पास नहीं भी करे, अगर मान लो राज्यसभा इसको लटका के रख दिया, तो आप बताइए राज्यसभा अगर इसको लटका के रख दिया, तो आप बताइए क्या ये बिल पास फिर अगर बिल पास नहीं होगा तो विलंब होगा काम में। अब सरकार जो डेवलपमेंट का काम करना है या कुछ काम ऐसा करना चाहता है, पैसे से रिलेटेड होगा, वो पास ही नहीं हो रहा, तो लटका हुआ वो। इसलिए राज्यसभा के पास ज्यादा ताकत नहीं दिया, लोकसभा मतलब सरकार के पास यहाँ पे ज्यादा ताकत है, लोकसभा के पास ज्यादा ताकत। एक तो ये हो गया सरकार के पक्ष। अब सवाल ये बना कि राज्यसभा लाता ही नहीं, फिर 14 दिन क्यों, फिर 14 डेज क्यों? तो आप समझिएगा, अब मैं राज्यसभा के पक्ष में बोलता हूँ। 14 डेज का मतलब 2 सप्ताह हो जाता है, लगभग 2 सप्ताह। 2 सप्ताह अच्छा खासा समय होता है। इस 2 सप्ताह में राज्यसभा क्या कर सकता है? एक, इस 2 सप्ताह में राज्यसभा सलाह दे सकता है लोकसभा को कि ये बिल ऐसे होना चाहिए, चलिए मेरे तरफ से एक सलाह है। अब सलाह या माने या ना माने इसके ऊपर डिपेंड करता है, अमूमन मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में नहीं मानता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसको क्या कर सकता है, ये प्रावधान किया गया कि आप सलाह दे सकते हैं। या फिर अगर लग रहा है कि मनी बिल को गलत तरीके से पेश किया गया है, अगर गलत तरीके से मनी बिल को पेश किया गया है, तो 14 दिन के भीतर दबाव बना सकता है सरकार के ऊपर, मीडिया में जाकर, राज्यसभा में, सभा में जब बोल के सरकार को घेर कर, है ना, सड़क पे जाएगा, मीडिया को, लोगों को बताएगा देखो सरकार गलत तरीके से बिल को पेश कर रहा है। और सरकार को हमेशा डर रहता है, क्योंकि सरकार को हर 5 साल में क्या होना, चेंज होना, और हर 5 साल में उसको वोट मांगने जाना है। और जब वो वोट मांगने जाएगा तो जनता उससे पूछेगा तुम गलत तरीके से बिल को क्यों पेश किया था, जब तुमको हम इस बार नहीं जिताएंगे, तो सरकार को ये कहीं ना कहीं दबाव बनता। अब देखिए दबाव तो बनता ही है। किसान वाला आप पढ़े होंगे, जो फार्म्स एक्ट बना था, उसको बिल से एक्ट बना दिया। जब वो बिल आया था तभी से किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। वो एक्ट भी बन गया तो भी सरकार नहीं सुना। लेकिन देखना, सरकार उसको रिपील कर दिया। रिपील करना अभी मैं बताता हूं क्या होता है। रिपील मतलब होता है बिल को क्या करना, समाप्त करना। तो बिल को अगर समाप्त किया तो कहीं ना कहीं क्या था, कोई भी समझदार इंसान जो थोड़ा भी पॉलिटिक्स को समझता है वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या है, चुनाव का दबाव है। पंजाब में इलेक्शन होने वाला था, यूपी में इलेक्शन होने वाला था, कहीं ना कहीं किसान का वोट है ना, तो वोट बैंक वहां पे। तो हर सरकार ऐसा करता है, हर सरकार ऐसा सोचता है कि मेरा वोट बैंक कट नहीं जाए, ऐसा कदम हम नहीं उठाते जिससे जनता हमसे नाराज हो जाए। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि मेरे से जनता नाराज, तो वहां पे देखो उस बिल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया। क्लियर है? तो वैसे ही ये दबाव बना सकता है। तो राज्यसभा के पास ये चीज होता है कि आप जाइए, 14 दिन आपके पास टाइम है, आप सरकार को सलाह दीजिए या फिर आप उसमें दबाव बना दीजिए। यहां तक क्लियर है? यहां से जब बिल पास हो जाएगा, अब ये कहां चला जाएगा, अब ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। कहां चल जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास जब चल जाएगा तो प्रेसिडेंट इसमें क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। ये बिल से क्या बन जाएगा, एक्ट, अधिनियम। क्लियर है? अब एक सवाल ये बनता है, हो सकता है सरकार देखता है कि मेरे पास मनी बिल में बहुत ताकत है, क्योंकि राज्यसभा के पास ताकत है नहीं। हो सकता है किसी ऐसा बिल को जो मनी बिल ना हो, उसको सरकार मनी बिल बोलकर पेश कर दे, ताकि राज्यसभा इसको ज्यादा दिन रोक नहीं पाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है इतिहास में। तो इसके लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। इसके लिए प्रावधान ये है कि कौन बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का पावर किसी को मिला है, और वो डिसाइड करेगा कि कौन बिल मनी बिल है या नहीं। और वो पावर किसको मिला है, तो वो पावर मिला है लोकसभा के स्पीकर को। याद रखिएगा, ये पावर किसको मिला है, ये पावर मिला है लोकसभा स्पीकर को। स्पीकर के पास ये पावर दिया गया है कि कौन बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। कौन डिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर। तो इसको आप याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। यहां तक क्लियर है? तो ये क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मनी बिल आर्टिकल 110 किस हाउस में पेश होगा, लोकसभा में। किसके रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। राज्यसभा सेकेंड हाउस हमेशा होगा। कितना दिन, तो 14 दिन रोक सकता है। मेजोरिटी कौन सा लगेगा, सिंपल मेजोरिटी लगेगा। कौन बिल मनी बिल है या नहीं, मान लो सरकार ने बोला कि ये मनी बिल है, स्पीकर उसका जांच करेगा, देखेगा, उस टॉपिक से मिलाएगा कि मनी बिल है या नहीं। जब लगेगा कि ये मनी बिल नहीं है तो स्पीकर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं ये मनी बिल नहीं है। तो ये ताकत किसके पास है, स्पीकर के पास। ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन कि कौन मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। ज्यादा क्लियर है?
तो ये मनी बिल का प्रावधान है। तो आप मुझे बताओ इसमें ज्वाइंट सेशन होगा क्या? तो इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं होता है ना, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं, ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, है ना। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा 14 दिन रोक सकता है। तो क्लियर है, ये आपका क्या था? मनी बिल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फाइनेंस बिल। तो ये मनी बिल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है वित्त विधेयक, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। ये जो वित्त विधेयक है, जो वित्त विधेयक है, पहला चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा ये किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है। तो इसका जो आर्टिकल है वो है 117। ये किस आर्टिकल में आता है? 117। किस आर्टिकल में? 117। इसको याद रख लीजिए। आर्टिकल चारों बिल जो मैंने आपको पढ़ाया सबका याद रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल 107, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368, मनी बिल 110, फाइनेंस बिल 117, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक क्या होता है तो आप समझना, फाइनेंस बिल जो है ये भी 3 तरीका का होता है। मैं तीनों चीज आपको बताता हूं। पहला जो है वो आता है आर्टिकल नंबर 110 में, और 110 अभी जस्ट आपने पढ़ा है, वो क्या है? मनी बिल। इसका मतलब मनी बिल फाइनेंस बिल का ये क्या है? पार्ट है, एक हिस्सा है। इस एग्जाम में एक स्टेटमेंट आता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट होगा कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, है ना। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो ये, एक आता है आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 1, और एक आता है आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 2, नहीं होगा, क्या होगा? 3। तो आप ध्यान रखना 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3। ये जब मैं आपको बजट स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा तो ये बिल और ज्यादा मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। ये बजट से जुड़ा हुआ प्रावधान है। यहाँ पे हम लोग बस प्रोसेस को क्या करते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। जब बजट पढ़िएगा तो और ज्यादा इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बिल और पढ़िएगा आप, मनी बिल से सबसे जुड़ा है अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक इसमें अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोग बजट के क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा 117 क्लॉज 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है फाइनेंस बिल 1। याद रखिएगा इसका नाम है क्या? फाइनेंस बिल 1। वित्त विधेयक 1, और इसका नाम है फाइनेंस बिल 2। याद रखिएगा 2 जो है वो आर्टिकल 170 क्लॉज 3 में आता है, इसे यहां कंफ्यूज मत होइएगा, इसको 2 ही बोलेंगे। और 1 जो है ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आता है। तो आपने पहला देखा कि मनी बिल, क्योंकि वित्त से ही फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ ना, वित्त फाइनेंस से ही मनी जुड़ा है, तो एक तो इसका पार्ट। और मनी बिल क्या होता है मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा दिया। अब समझना ये दोनों क्या है, इजी है, छोटा छोटा पार्ट है, बस दोनों समझ लो। फिर से मैं बोलूंगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मैंने आपको तीनों प्रोसेस बताया, इसका भी बता रहा हूँ। ये भी अमूमन 117 ही आप पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने आपको अंदर से घुस के मैं आपको बता रहा हूँ 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3, दोनों मैं क्लॉज बता दे रहा हूँ उसमें। तो इससे आपको क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है फाइनेंस बिल 1 जो होता है ये अमूमन संबंधित होता है लोन से, ऋण से। समझिएगा हम लोग ऋण को फाइनेंस करते हैं, है ना, मतलब ऋण क्या कर रहे हैं, पैसा को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। लोन से रिलेटेड कोई कानून बनाना है अगर सरकार को, तो फाइनेंस बिल 1 के तहत बनाया जाता है। जबकि फाइनेंस बिल 2 जो होता है ये संबंधित होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड से। इसको हिंदी में बोलते हैं संचित निधि, संचित निधि से, कॉन्सोलिडेटेड फंड। इसलिए मैंने आपको बोला ये बजट का पार्ट है, जब बजट में पढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा क्लियर आपको होगा, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या होता है और भी टाइप का फंड जो जो होता है वो क्या होता है, सारा चीज क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप बस आप प्रोसेस को समझ लीजिएगा। अगर संचित निधि में कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या होता है मैं ऊपर ऊपर बता दूं। कॉन्सोलिडेटेड फंड उस फंड को बोलते हैं जहां पे सरकार का रेवेन्यू जमा होता है, सरकार के पास जितना इनकम आता है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट जितना आता है सरकार का, जो राजस्व प्राप्ति जिसको बोलते हैं, जितना राजस्व प्राप्ति, जब आप फिस्कल सिस्टम पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में तो आपको राजस्व प्राप्ति पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजस्व प्राप्ति क्या होता है ना, पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझिए सिंपल भाषा में कि जो सरकार के पास हम लोग जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, सरकार उस पैसा को कहीं तो रखता होगा ना,
उसका तो कई फंड होगा। आपके पास सैलरी आता है या फिर आपका कोई भी इनकम आता है, आपके पास पैसा आता है, तो कोई फंड होता है, हम लोग कहीं पे जमा करके रख देते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट में जमा करके रख देते हैं, कोई कुछ लोग घर में रखते होंगे, कुछ लोग अलमारी में रखते होंगे, अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, कोष उनका होता है, फंड होता है, वहां जमा रखते हैं। वैसे ही भारत सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो भी तो कहीं जमा रखेंगे, तो वही जो जमा रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको, इजी लैंग्वेज में छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको दिया। ऐसे ये बहुत डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे बजट के क्लास में। तो यहाँ पे आप समझिएगा, कंसोलिडेटेड फंड में कोई अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना, कुछ चेंजिंग लाना है, तो उसके लिए हम लोग फाइनेंस बिल 2 लाते हैं। क्लियर है? और फाइनेंस बिल 2 को का आर्टिकल क्या होगा, 117 क्लॉज 3। क्लियर है? और याद रखिएगा, अब इसका प्रोसेस इजी है। देखिए, आपने ऑर्डिनरी बिल पढ़ा है, आपने मनी बिल पढ़ा है, बस उसी से जोड़ लो। क्या? फाइनेंस बिल 1 जो है, वित्त विधेयक 1 जो है, इसका प्रोसेस सेम एज मनी बिल। मनी बिल में जो मैंने आपको प्रावधान बताया वैसे ही है। मतलब ये किस हाउस में पेश होगा, लोकसभा। राज्यसभा कितने दिन रख सकता है, 14 दिन। मतलब सेम है ना, वही सेम चीज यहाँ पे, अलग से मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सेम अभी पढ़े आप मनी बिल। और फाइनेंस बिल 2 जो है, इसका प्रोसेस सेम होगा ऑर्डिनरी बिल। हाँ, कैसे? ऑर्डिनरी बिल। तो आप याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक आपने पहला क्लास किया होगा, उसका जो प्रोसेस होता है सेम इसका भी प्रोसेस होगा। क्लियर है ना? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंस बिल 1 एंड 2 इस तरीके से क्या होता है, पास होता है। तो ये वित्त विधेयक है ना, और डिटेल में हम लोग बजट में समझेंगे। क्लियर है? तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया सारे बिल का। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा सारा बिल। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में डालना, लिखना, बेहिचक लिखना, है ना। जो भी डाउट हो आप बेहिचक पूछना, मैं जवाब देने के लिए वहां तैयार हूँ। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।